नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। कैसे हैं सभी साथी लोग? आशा करते हैं सभी ठीक हैं। तो आज साथियों हम बात कर रहे हैं जो आपकी पीजीटी टीजीटी की परीक्षा है, जो अभी तक हो जाने वाली थी कि नहीं हो पाई है। कारण क्या है और किस तरीके से परीक्षा की तैयारी की जाए। कम समय भी बचा है क्योंकि अब परीक्षा कभी भी हो सकती है। तो उसके लिए किन किन किताबों को जुटा लिया जाए और परीक्षा की तैयारी कर ली जाए, उस सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए होगा, वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए साथियों का हम बात करते हैं कि कब परीक्षा होनी है। परीक्षा की बात करेंगे कब होनी है, तो साथियों परीक्षा कभी भी हो सकती है। कभी भी का मतलब है, हो सकता है एडमिट कार्ड जारी कर दें और 1 महीने में परीक्षा करा ली जाए। लेकिन कुछ बातों पर आप ध्यान देंगे तो अभी परीक्षा लगभग 2 माह तक नहीं हो रही। जैसे कि जनवरी तो अब हो गई, फरवरी मार्च बचा है। इस फरवरी और मार्च में अब हम बात करें तो जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, यूपी बोर्ड की आपकी, वो इन महीनों में समाप्त होनी है। और इसके समाप्त होते होते आपका मार्च निकल जाएगा। इसके बाद आपका रिजल्ट कब आए वो अलग बात है, लेकिन अप्रैल से मई जून के मध्य आपकी कभी भी परीक्षा हो जाएगी, है ना। तो 2 माह तो कम से कम है, इसके बाद आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। तो इन 2 माह में कहें तो 60 दिनों में किस तरीके से और कैसे तैयारी की जाए, उसके लिए आज हम बात करेंगे। देखिए किन किन किताबों को हम जुटा सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो साथियों आप इतना तो मान ही लीजिए कि आपके पास 2 माह हैं और प्रवेश पत्र जारी होने के बाद आपके पास 1.5-2 माह ही अधिकतम बचेंगे। इनमें ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो अभी तक तो वो जारी नहीं हुए हैं, लेकिन जारी होने वाले हैं और हो भी सकते हैं। लेकिन हम भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते परीक्षा कब है, लेकिन आपके पास कम से कम 60 दिन हैं, तो आप फरवरी मार्च तक पढ़ाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम साथियों बात करेंगे कि हम किन किन पुस्तकों को पढ़ें कि कम समय में ज़्यादा पढ़ सकें। देखिए साथियों, वैसे तो पढ़ने के लिए रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक है, बच्चन जी की पुस्तक है, नगेंद्र जी की पुस्तक है, और आपकी सबसे पहले जिसकी बात करनी चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है ना। हिंदी साहित्य के लिए इन सभी पुस्तकों को लोग पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। लेकिन बात होती है कि हम कम समय में किन किन पुस्तकों को पढ़ें ताकि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और कुछ पुस्तकें ऐसी भी हैं हिंदी साहित्य के लिए, जो नए आपके लेखक हैं वो इन सभी पुस्तकों का निचोड़ अपनी अपनी पुस्तकों में रखे हैं ताकि परीक्षा में कम समय में अच्छे अंक प्राप्त किए जाए। देखिए इसी बात को हम ध्यान में रखते ही देखते हैं कि जो पुस्तकें हमारी अभी 2 हैं जिनको लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं। पीजीटी की हो, टीजीटी की हो, चाहे नेट जेआरएफ की परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं में ये पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के लिए भी कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो साथियों सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की पुस्तक है। इस पुस्तक में साथियों आपका भाषा और साहित्य, है ना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिया है। इसके अलावा आप इसमें काव्य शास्त्र को भी पढ़ सकते हैं, जो महत्वपूर्ण काव्य शास्त्र है उसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। यह आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और इसको आप ले लीजिएगा, है ना। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे, ये बिल्कुल इसी तरीके की एक पुस्तक है डॉक्टर पुनीत राय जी की, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। पुनीत राय जी की पुस्तक है। इसमें भी हिंदी का वस्तुनिष्ठ इतिहास दिया है ये, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो बात ये कहें कि दोनों पढ़ सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन्हीं 2 को पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा के अर्थ में किसी एक पुस्तक को आप पढ़ के आप इसको देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि पुस्तक अधिक पढ़ी जाए कि एक पढ़ी जाए, कैसे पढ़ी जाए। तो साथियों हम तो इतना कहेंगे कि किसी एक पुस्तक को आप चाहे जो भी आपको अच्छी लग रही है ना, उसको आप ले लीजिए, उसको बार बार पढ़िएगा। एक पुस्तक को अपना टारगेट बना के कि इतने दिन में ख़त्म करना है, इतने पेज एक दिन में निपटाने हैं, उसको आप बार बार पढ़िए। और कई बार पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आपके परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आए हैं।
ज़्यादा पुस्तक पढ़ने से तो आपके परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे या नहीं आएंगे नहीं कह सकते, लेकिन एक पुस्तक को बार बार पढ़ने से आपके अच्छे अंक आएंगे। तो आप किसी भी एक पुस्तक को ले सकते हैं, और ज़्यादा समय है आपके पास, लग रहा है कि एक करने के बाद दूसरी भी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। बात यह है क्योंकि ये समझ बेस पे नहीं होता है आपका, परीक्षा हिंदी की और अन्य जीएस के विषयों की या कुछ भी, मैथ है, साइंस है, ये अलग विषय हैं, इनकी परीक्षाएं थोड़ा आप बेस समझ लेंगे या मतलब आपका हो जाएगा। लेकिन इनमें तो आपको याद करना पड़ेगा, चाहे रचनाएं हैं, रचनाकार हैं और आपका साहित्य है, सारा कुछ आपको याद करना पड़ेगा। तो याद करने के लिए आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, चीज़ों को जोड़ के याद करना पड़ेगा। और साथियों, हम इन दोनों पुस्तकों में क्या अंतर है और इन दोनों पुस्तकों में सबसे बेहतर आप किस किताब को लेकर पढ़ना चाहेंगे, तो इनमें से हम आपको चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी तो हम कहेंगे कि आपके पास अगर इनमें से कोई भी एक पुस्तक है तो आप उसको अच्छे से पढ़ डालिए, और एक टारगेट बना के इतने दिन में ख़त्म करके इसको दोबारा पढ़ना है, उसको इस तरीके से पढ़िएगा। तो चलिएगा हम देखते हैं अन्य पुस्तकों को भी, आपको इनके अलावा और कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। देखिए, बात करेंगे साथियों, लोग पूछते हैं कि हम काव्य शास्त्र के लिए क्या पढ़ें, तो भारतीय काव्य शास्त्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो साथियों है वो आपकी निशा अग्रवाल जी की है। तो निशा अग्रवाल की भारतीय काव्य शास्त्र के लिए सबसे उचित किताब है और इसी को लोग पढ़ते हैं। इसके हटकर आपको कोई किताब न पढ़नी है न आपको लेनी है। तो एक पुस्तक आपको काव्य शास्त्र के लिए, भारतीय काव्य शास्त्र के लिए निशा अग्रवाल जी की लेनी है, ये सबसे बेहतरीन किताब है। और परीक्षाओं में भी जो भी प्रश्न बनते हैं अधिकतर इसी से आपको मिल जाते हैं। कहें तो 100 में से 100 प्रश्न आपके इसमें से मिल जाएंगे। 100 का 100 मतलब 100% प्रतिशत की बात कर रहा हूँ। जो भी प्रश्न आएंगे लगभग इसी से होंगे। तो आप काव्य शास्त्र की बात करेंगे तो इसको आप ले सकते हैं, और इस पुस्तक से आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, आपका हो जाएगा, है ना। इसके अलावा हम बात करेंगे साथियों, देखिए ये जो आपकी पुस्तक थी सरस्वती पांडे की और गोविंद पांडे की, इसके अलावा पुनीत राय जी की, ये जो है ये पुस्तक आपकी बिंदुवार है और तथ्यात्मक पुस्तक है। इसको आप पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, ठीक है। लेकिन जब बात आती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ के, कि हमको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ पुस्तक कोई पढ़ लेनी है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रश्न दिया है, इस तरह की पुस्तक के लिए हम कहें अपना आकलन करने के लिए सबसे बेहतर किताब है आपकी डॉक्टर पूरनचंद टंडन की। देखिए, आप जो देख रहे हैं ये डॉक्टर पूरनचंद टंडन की पुस्तक है, आप इसको भी ले लीजिएगा। आप सरस्वती पांडे और पुनीत राय में से एक पुस्तक लेने के बाद इसको आप जरूर ले लीजिए, ताकि आप अपने पढ़े हुए को मतलब कह सकते हैं ठीक से आप जान लें कि कितना पढ़ पाए हैं और कैसे पढ़ पाएँ। इसका होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। और साथियों, इस पुस्तक में हम कहेंगे कभी कहीं कहीं जो आपके उत्तर कुंजी है उसमें आंसर में जो भी है वो का गलत है कहीं कहीं, उसके लिए एक उपाय है कि साथियों इसी हमारे चैनल पर इसमें सारी वीडियो हैं, और हमने ज़्यादातर क्वेश्चंस जो गलत हुए हैं उन पर हम उसके कमेंट सेक्शन में चर्चा हो गई है, उसमें आपके पता लग जाएंगे कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। इसके अलावा मैं पूरी पुस्तक के प्रश्नों में जो जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उन सभी प्रश्नों को एक बार एक वीडियो में साझा करने वाला हूँ, वो जल्द ही कर दूँगा, कि जहाँ जहाँ जिन जिन प्रश्नों में मतलब गलतियाँ हो गई हैं, त्रुटियाँ हैं, उनको एक वीडियो के माध्यम से मैं आप तक साझा कर दूँगा, तो ये भी आपकी कमी हट जाएगी। तो इस पुस्तक को आप ले लीजिए। यह पुस्तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ले लीजिए। इसके अलावा हम साथियों बात करेंगे कि हिंदी व्याकरण में या हिंदी व्याकरण के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए, खरीदी जाए। तो साथियों देखिएगा, हिंदी विषय से पढ़ने वालों के पास तो ये 2 पुस्तकें होती हैं, और इन 2 पुस्तकों में से आप कहें कि कौन सी ले लीजिए, तो आप जो भी उचित समझे ले लें। देखिए, शब्दार्थ प्रयोग डॉक्टर हृदय बहारी हिंदी और आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना वासुदेव नंदन प्रसाद जी की है। इन पुस्तकों को आप पढ़ लेंगे व्याकरण की दृष्टि से, तो आप व्याकरण, भाषा, शब्दकोश में आप जो भी हैं वो ये कहीं गड़बड़ नहीं होंगे। आप कोई भी एक पुस्तक ले लीजिए, इनको आप पढ़ डालिए, दोनों हैं
आप पहले एक को अच्छे से पढ़िए, बारीकी से पढ़िए, उसके बाद दूसरी से भी पढ़ लीजिए। आपका मतलब कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन आप जो भी समझें पढ़ लीजिए। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो आप एक पुस्तक इनमें से जो आसानी से आप जिसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और आपको सरल लगेगी, वो आप हरदेव बहारी जी की ले लीजिए, शब्दार्थ प्रयोग, है ना। ये भी ले सकते हैं आप, वासुदेव नंदन की है तो अच्छी बात है, नहीं तो जिसके पास नहीं है वो हिंदी शब्दार्थ प्रयोग डॉक्टर हरदेव बहारी जी की ले ले। यह पुस्तक आपका बेस्ट है, तो इसको भी आप ले लीजिए। और अगर आपके पास वासुदेव नंदन जी की है तो कोई बात नहीं, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किताब है आपकी, इसको आप ले लें। तो इस तरीके से आपकी व्याकरण की दृष्टि से हम बात करेंगे तो ये दोनों पुस्तकें सबसे महत्वपूर्ण हैं और ये सबके पास होनी भी चाहिए, है ना। तो इनको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आ जाती है विद्यार्थियों के साथ कि हिंदी साहित्य के अलावा, हिंदी व्याकरण के अलावा जब हम संस्कृत साहित्य पर बात करते हैं तो क्या पढ़ा जाए और क्या नहीं पढ़ा जाए, इस पर हम चर्चा करें। तो देखिए साथियों, संस्कृत साहित्य की बात जब हम करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि संस्कृत साहित्य कैसे कहाँ से पढ़ा जाए। तो साथियों देखिए, संस्कृत साहित्य के लिए आप जो संस्कृत विषय के विद्यार्थी हैं या 12th जिन्होंने संस्कृत से की है या 12th की संस्कृत की पुस्तक आपको किसी भी पब्लिकेशन की, ये साहित्य पब्लिकेशन की मैं दे दिया हूँ, किसी भी पब्लिकेशन की आपको मिल जाए, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसमें आपका पूरा व्याकरण देंगे, काव्यशास्त्र से संबंधित बातें भी देंगे। उसके अलावा आप उसके साहित्य को 12th में या आपका 12वीं में जो भी साहित्य के साहित्यकार हैं, उनकी साहित्यिक रचनाएं हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। उसके अलावा आपका अन्य जो भी संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये सब दिया होता है उसमें, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें तो आपका, हम कह सकते हैं कि 99% आपका संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आप ना पढ़ें किसी से तो भी काम चल जाएगा, लेकिन लोगों को और पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है कि मतलब संस्कृत में एक ही क्वेश्चन हम बाहर से देख ही नहीं। तो इसके अलावा आपके जो डॉक्टर सर्वज्ञ भूषण सर हैं, उनकी पुस्तकें आती हैं, एक तो संस्कृत व्याकरण वस्तुनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ संस्कृत साहित्य, ये दो पुस्तकें आप ले सकते हैं। और इन दो पुस्तकों को पढ़ के संस्कृत से संबंधित, सिर्फ संस्कृत, हिंदी में संस्कृत साहित्य या संस्कृत व्याकरण नहीं, संस्कृत और हिंदी में संस्कृत साहित्य, एक भी क्वेश्चन आपका इनसे बाहर नहीं जा सकता। ये दो पुस्तकें ले सकते हैं। कहाँ मिलेंगी तो साथियों, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी। ऑनलाइन आप इनका बिल्कुल खरीद सकते हैं, अमेजन से या जहाँ से भी मिल जाए आप खरीद लीजिए। संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आप इनको ले सकते हैं। अन्यथा अर्थ में कम समय में आप संस्कृत 12वीं की पुस्तक आपको किसी भी पुस्तक केंद्र से यूपी में है तो वहाँ मिल ही जाएगी कि संस्कृत की 12वीं की पुस्तक, 11वीं 12वीं की पुस्तक आप ले लीजिए। आपका संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, संस्कृत काव्यशास्त्र से संबंधित जो भी बातें हैं आपको कहीं से नहीं पढ़नी है, फिर इसी से हो जाएगा। अन्यथा के अर्थ में आप सर्वज्ञ जो गुरुजी हैं, इनकी पुस्तकों को लेकर आप पढ़ सकते हैं, ये बेहतर है। और ज़्यादा समय है तो आप इन पुस्तकों को लेकर खूब अच्छे से पढ़ लें और प्रश्न हैं इसमें आपका हो ही जाएगा। तो साथियों इस तरीके से ये आपका रहा। इसके अलावा साथियों हमको क्या पढ़ना चाहिए वो समझ लेते हैं। देखिए साथियों, इसके अलावा बात आती है कि हमको और क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले साथियों इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। पहले तो आप सबसे पहले बात करें तो आप सरस्वती पांडे या पुनीत राय जी को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप पूरनचंद टंडन को एक बार लगा लीजिए, है ना। ये पुस्तकें होने के बाद आप हिंदी व्याकरण में हरदेव बहारी जी को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद आप संस्कृत में आप 12th की पुस्तक ले लीजिए मात्र, अन्यथा अर्थ में गुरुजी की पुस्तक ले लीजिए, इनको पढ़ लीजिए। इसके बाद आप एक प्रैक्टिस सेट लीजिए, और प्रैक्टिस सेट आप अग्रवाल का ले लीजिए, अरिहंत का ले लीजिए, जो भी आपके लिए मतलब आसानी में मिल जाए वो आप ले लीजिए। 10, 12, 15 जो आपके प्रैक्टिस सेट होते हैं उनको लगा लीजिए। मैं पीजीटी, टीजीटी सभी मतलब परीक्षा की परीक्षार्थियों के लिए बात कर रहा हूँ, आप ले लीजिए उनको। और इसके बाद आप अगर उसको लगाएंगे तो देखिए मैं बताऊं, ये जो आपके
जो प्रैक्टिस सेट होते हैं इनमें कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं, वो आप स्वयं पता कर सकते हैं और पता लग जाती हैं। अगर आपको कहीं पे भी डाउट रहता है तो आप उसको सर्च करके आप उसको सही कर सकते हैं। तो आप इतना पढ़ लेंगे, इसके बाद आपके जो भी सामने गलती होगी आप स्वयं ही उसको आकलन कर सकते हैं। तो इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, आपका हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट की हम बात करेंगे तो आप अगर देखें तो प्रैक्टिस सेट ना लेकर आप अगर पूरा पढ़ लें अच्छे से और उसके बाद आप पूरनचंद टंडन जी की पुस्तक को आप एक तरीके से कहें तो उसको आप उसी तरीके से लें, एक मॉक टेस्ट के तरीके से लें, तो आप इसको भी आप टेस्ट सीरीज मान के आप कर सकते हैं। अन्यथा अर्थ में संस्कृत और उसके लिए आप गुरुजी की पुस्तक ले लेंगे तो उसमें भी मॉक टेस्ट मान के कर सकते हैं। सभी प्रश्न हैं उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो साथियों इस तरीके से हम कह सकते हैं आप अपने कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैसे कैसे किन किन विषयों को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कब कब पढ़ना चाहिए, और हम कम समय में भी जो हमारे गृहिणियाँ होती हैं या कह सकते हैं, इसके अलावा जो हमारे कामकाजी लोग होते हैं, अब तो मान लो एक उम्र के बाद सबको काम करना पड़ता है, इसके आधार पर हम सभी लोग किस तरीके से कम समय में ज़्यादा पढ़ सकें उसके लिए भी हम जल्द ही एक वीडियो साझा करेंगे कि आप कैसे पढ़ा जाए कि आपके अच्छे अंक आएँ। तो साथियों यह वीडियो कैसा रहा, आपको और भी कमेंट सेक्शन में कोई सुझाव और कोई अगर प्रश्न आपके मन में है तो ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको कोशिश करूँगा आपको बता सकूँ। तो साथियों इसके अलावा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो आप प्लीज़ जुड़ जाइएगा। और चैनल को प्लीज़ जब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे बाद वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।